हेलो दोस्तों। एक म्यूचुअल फंड चलाने की इजाजत पाने के लिए ही करोड़ों रुपए लगते हैं। पर असली सवाल यह है, आपके पैसे की रखवाली असल में कौन करता है? एक नहीं, यहां तो कई रखवाले हैं। तो चलो, NISMVA चैप्टर 3 लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स आसान भाषा में समझते हैं। तो रास्ता ये रहेगा, एक फंड और उसे संभालने वाले कई हाथ, और हर एक स्टॉप असल में कोई ना कोई है जिसे सेबी ने आपके पैसे और किसी गड़बड़ी के बीच में खड़ा किया है। पहला, ट्रस्ट। दूसरा, स्पॉन्सर। तीसरा, ट्रस्टीज। चौथा, AMC। पांचवा, कस्टोडियन और RTA। और छठा, AMFI और बाकी सपोर्टिंग टीम। बीच में दो क्विज चेक पॉइंट भी आएंगे, तो पॉज बटन पर उंगली तैयार रखिए। चलिए, पहला स्टॉप। म्यूचुअल फंड को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। ये कोई कंपनी नहीं है और ना ही कोई बैंक अकाउंट। ये असल में एक ट्रस्ट है। जैसे एक फैमिली ट्रस्ट बच्चों की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, वैसे ही यहां जो चीज प्रोटेक्ट होती है वो है आपका पैसा। और वो बच्चे असल में आप हैं, यूनिट होल्डर्स। कानून की भाषा में आप हैं बेनिफिशियरी। और एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप यही है। इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी होते हैं सिर्फ यूनिट होल्डर्स, न ट्रस्टीज ना AMC। ये सीधा NISM के सैंपल पेपर से आया है। ये पूरा सिस्टम चलता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत, और इसकी ट्रस्ट डीड रजिस्टर होती है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत। पर याद रखिए, इन सबके बीच असली हीरो आप हैं, वो बेनिफिशियरी जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर बना है। अब देखिए, ये टीम चलती कैसे है। असल में इस ट्रस्ट को चलाने में चार किरदार होते हैं, और चारों एक रिले रेस की तरह बैटन पास करते हैं। सबसे पहले आता है स्पॉन्सर। यही फंड को क्रिएट करता है, सेबी को एप्लीकेशन देता है, ट्रस्ट सेट करता है और AMC के कैपिटल में पैसा लगाता है। फिर आते हैं ट्रस्टीज, जिनका काम है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। ये पूरे ट्रस्ट को जवाबदेह रखते हैं और इनका नाम ट्रस्ट डीड में लिखा होता है। इसके बाद आती है AMC, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो रोजमर्रा का पैसा मैनेज करती है। हर स्कीम का डे टू डे काम एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट के तहत। और आखिर में कस्टोडियन, जो असेट्स को होल्ड करता है, सिक्योरिटीज और गोल्ड सब सेफ रखता है। AMC इन्हें छूती तक नहीं। और यही छुपी है असली सेफ्टी। जो मैनेज करता है वो होल्ड नहीं करता, और जो होल्ड करता है वो मैनेज नहीं करता। अब सवाल ये है, स्पॉन्सर बनने के लिए क्वालिफाई कैसे करते हैं? सेबी ने यहाँ एक टेस्ट रखा है, और याद रखने का सिंपल तरीका है 5-5-5-10। पहला, फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में कम से कम 5 साल का तजुर्बा। दूसरा, पिछले 5 साल हर एक साल पॉजिटिव नेटवर्थ। तीसरा, उन्हीं 5 सालों में डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स के बाद भी नेट प्रॉफिट। और चौथा, उन 5 सालों का एवरेज नेट प्रॉफिट कम से कम 10 करोड़ रुपए। और एक एग्जाम अलर्ट, स्पॉन्सर की पॉजिटिव लिक्विड नेट वर्थ उसके प्रपोज कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा होनी चाहिए। यानी जितना पैसा वो AMC ने डालने वाला है, उससे ज्यादा उसके पास होना चाहिए। अगर स्पॉन्सर फंड का फाउंडर है, तो ट्रस्टीज हैं उसके बॉडीगार्ड। इनका काम है जो लोग पैसा संभाल रहे हैं उन पर भी नजर रखना। सबसे पहली शर्त, ट्रस्टी बोर्ड के 2/3 मेंबर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब, ना स्पॉन्सर से कोई लिंक, ना AMC से, ना ट्रस्टी कंपनी से। दूसरा, कोई भी सीधे ट्रस्टी नहीं बन सकता, पहले सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। तीसरा, डबल रोल नहीं चलेगा, ट्रस्टी किसी भी AMC का डायरेक्टर या एम्प्लॉय नहीं हो सकता। चौथा, एक ही फंड ट्रस्टी किसी दूसरे म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं बन सकता। और सबसे पावरफुल बात, यही लोग हायर और फायर करते हैं। AMC और कस्टोडियन को अपॉइंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट पर साइन भी। चलिए, पहला चेक पॉइंट, और ये सीधा NISM के सैंपल पेपर से है। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के रूप में बनते हैं। तो इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी कौन होते हैं? ऑप्शन ए, AMC के एम्प्लॉइज। ऑप्शन बी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ऑप्शन सी, यूनिट होल्डर्स। ऑप्शन डी, म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और 8 सेकंड सोचिए। और जवाब है ऑप्शन सी, यूनिट होल्डर्स। पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक इंसान के लिए बना है, और वो है इन्वेस्टर।
ट्रस्टीज ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, एएमसी उसे मैनेज करती है, पर फायदा सिर्फ यूनिट होल्डर को होता है। और जो ट्रैप बचना है वो ये कि ट्रस्टीज सही लगता है पर है नहीं। प्रोटेक्ट करने वाला और फायदा पाने वाला दोनों एक नहीं होते। चलो वापस अपनी कहानी पर। तो अब आते हैं इंजन रूम में, यानी एएमसी। ये वो है जो फंड का रोजमर्रा का सारा काम चलाती है। पहली शर्त, कम से कम 50 करोड़ रुपए की नेट वर्थ, और वो भी हर वक्त बनी रहनी चाहिए, और इसे मेंटेन रखना स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है। एएमसी को अपॉइंट करता है स्पॉन्सर या ट्रस्टीज, पर सेबी के अप्रूवल के साथ। इसके बोर्ड में कम से कम 50% डायरेक्टर्स, स्पॉन्सर और ट्रस्टीज से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एक और रूल, एक इंसान एक ही एएमसी में डायरेक्टर बन सकता है, एक साथ दो में नहीं। और बाकी सब इंतजाम भी यही करती है, ऑफिस स्टाफ, सॉफ्टवेयर, एडवर्टाइजिंग और रेगुलेटर से बातचीत, सब। और यहाँ एक मजेदार बात है, ये एएमसी हटाई भी जा सकती है। कैसे? या तो ट्रस्टीज की मेजॉरिटी, यानी 50% से ज्यादा ट्रस्टीज इसका अपॉइंटमेंट खत्म कर सकते हैं, या फिर 75% यूनिट होल्डर्स, यानी आप अपनी यूनिट्स के दम पर वोट करके। पर एक एग्जाम अलर्ट यहाँ जरूरी है, एएमसी में कोई भी बदलाव सेबी और यूनिट होल्डर्स दोनों के पहले के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। तो याद रखिए दोनों नंबर, 50% से ज्यादा ट्रस्टीज और 75% यूनिट होल्डर्स। सोचिए, अगर एएमसी किसी और के हाथ में चली जाए तो तब आपको फंसे रहने की जरूरत नहीं, आप फ्री में बाहर निकल सकते हैं। आपको मिलता है कम से कम 30 कैलेंडर दिन का एग्जिट विंडो, वो भी एनएवी पर, और जीरो एग्जिट लोड के साथ। होता यह है, पहले एएमसी का कंट्रोल बदलने के लिए ट्रस्टीज और सेबी दोनों का अप्रूवल पहले लेना पड़ता है। दूसरा, हर यूनिट होल्डर को एक लिखित लेटर या ईमेल जाता है, साथ में एक इंग्लिश नेशनल अखबार और एक रीजनल भाषा के अखबार में एड भी। और तीसरा, अगर नया मालिक पसंद नहीं तो प्रिवेलिंग एनएवी पर रिडीम कर लीजिए बिना किसी पेनल्टी के। अब आते हैं पांचवें स्टॉप पर, यानी वॉल्ट। कस्टोडियन वो है जो फंड की हर चीज अपने पास होल्ड करके रखता है। और ध्यान दीजिए, इसे अपॉइंट करते हैं ट्रस्टीज, ना कि एएमसी। मतलब जो पैसा मैनेज करता है वो अपनी तिजोरी खुद नहीं चुन सकता। इसका काम हर ट्रेड को सेटल करना, स्कीम्स के लिए सिक्योरिटीज की डिलीवरी लेना और देना। और एक बहुत जरूरी काम, ये कॉरपोरेट एक्शंस को ट्रैक करता है, जैसे डिविडेंड, बोनस और राइट्स, उन कंपनियों में जहां फंड ने पैसा लगाया है। एक इंडिपेंडेंस रूल भी है, अगर स्पॉन्सर के पास कस्टोडियन के 50% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स या बोर्ड हो तो वो कस्टोडियन बाहर। और एग्जाम का फेवरेट ट्रैप यही है, बोनस, डिविडेंड और राइट्स कौन ट्रैक करता है? जवाब है कस्टोडियन, ना कि आरटीए। सैंपल पेपर आपको आरटीए की तरफ खींचेगा, फंसिएगा मत। ये सेबी के पास कस्टोडियन रेगुलेशंस 1996 के तहत रजिस्टर होता है, और इसका एग्रीमेंट ट्रस्टीज के साथ होता है। अब इसका जोड़ीदार आरटीए, यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो आपका फोलियो जानता है। दोनों को साथ में समझिए। कस्टोडियन रखवाली करता है असेट्स की, यानी सिक्योरिटीज, गोल्ड और सिल्वर, और इसे अपॉइंट करते हैं ट्रस्टीज। इसके मुकाबले आरटीए रखवाली करता है रिकॉर्ड्स की, यानी आपके फोलियो, परचेज, रिडेम्पशन और स्टेटमेंट्स, और इसे अपॉइंट करती है एएमसी। इसके ऑफिस पूरे इंडिया में इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स की तरह भी काम करते हैं। एक बात और, आरटीए रखना जरूरी नहीं है, एएमसी चाहे तो ये काम खुद भी कर सकती है, पर अगर रखा जाए तो हर आरटीए को सेबी के पास रजिस्टर होना ही पड़ता है। अब एक मेमोरी ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में नंबर असल में यही बनते हैं। सवाल हमेशा यही आता है, कौन किसको अपॉइंट करता है? सिंपल तरीका, ट्रस्टीज कीमती चीजों की रखवाली करते हैं और एएमसी ऑफिस का इंतजाम संभालती है। तो ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं तीन को। पहला, एएमसी स्पॉन्सर के साथ और सेबी का अप्रूवल लेकर। दूसरा, कस्टोडियन। और तीसरा, स्कीम का ऑडिटर। दूसरी तरफ एएमसी अपॉइंट करती है। पहला, आरटीए, जो ऑप्शनल है। दूसरा, अपना खुद का ऑडिटर। और तीसरा, कलेक्टिंग बैंकर्स। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट, दो अलग अलग ऑडिटर होते हैं। स्कीम का ऑडिटर जो ट्रस्टीज चुनते हैं कभी भी एएमसी के ऑडिटर जैसा नहीं हो सकता, जिसे एएमसी खुद चुनती है। अब आते हैं आखिरी स्टॉप के सपोर्टिंग कास्ट पर, 6 मददगार बस 30 सेकंड में। पहला, फंड अकाउंटेंट, जो रोज का एनएवी, यानी नेट एसेट वैल्यू, कैलकुलेट करता है,
इसके लिए सेबी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। दूसरा, KRA यानी KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी। यहाँ एक बार के YC यानी नो योर कस्टमर हो जाए तो वो हर फंड में चलेगा। ये सेबी रजिस्टर्ड होते हैं और आपस में डेटा शेयर करते हैं। तीसरा, वैल्यूएशन एजेंसीज जो कम ट्रेड होने वाले डेट की फेयर वैल्यू निकालती हैं, ये है क्रिसिल और इकरा, और इन्हें अपॉइंट करती है AMFI। चौथा, डिपॉजिटरीज जो यूनिट्स को डीमैट फॉर्म में रखती हैं, ये हैं NSDL और CDSL। और ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट्स तो सिर्फ डीमैट में ही रहती हैं। पांचवा, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स जैसे BSE स्टार MF, NSE MF2 और MF यूटिलिटीज, जहां आप यूनिट्स को शेयर्स की तरह खरीद सकते हैं। और छठा, EOP यानी एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म, मतलब डायरेक्ट प्लान वाली एप्स। कैटेगरी 1 AMFI के पास रजिस्टर होती है और कैटेगरी 2 सेबी के पास स्टॉक ब्रोकर के तौर पर। और एक आसान एनालॉजी, डिपॉजिटरी और DP यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रिश्ता वैसा ही है जैसे बैंक का हेड ऑफिस और उसकी ब्रांच। आप हमेशा ब्रांच से ही डील करते हैं, हेड ऑफिस से नहीं। और इस पूरी चेन का आखिरी किरदार AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इसे ऐसे याद रखिए, ये एक क्लब है, कोई पुलिस नहीं। इसका सबसे जाना पहचाना काम ARN देना यानी AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर। हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये जरूरी है। AMFI इसे देती है और कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने पर कैंसिल भी कर सकती है। ये सभी रजिस्टर्ड AMC का एसोसिएशन है जो एथिकल स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस सेट करता है। ये इंडस्ट्री की तरफ से सेबी, सरकार और RBI से बात करता है और पूरे देश में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाता है। पर एग्जाम का सबसे बड़ा पॉइंट, AMFI ना कोई रेगुलेटर है ना कोई SRO। NISM को यही सवाल बहुत पसंद है। और ये रहा दूसरा चेक पॉइंट, फिर से सीधा NISM सैंपल पेपर से। सवाल है, AMFI क्या है? ऑप्शन ए, इंडिया की म्यूचुअल फंड AMC का एक एसोसिएशन। ऑप्शन बी, AMC का एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी SRO। ऑप्शन सी, म्यूचुअल फंड AMC का रेगुलेटर। ऑप्शन डी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक एसोसिएशन। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और 8 सेकंड सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन ए, AMC का एक एसोसिएशन। देखिए, AMFI डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिसिप्लिन करती है और ARN कैंसिल भी कर सकती है, इसीलिए SRO सही लगने लगता है। तो वर्कबुक साफ कहती है ये ना रेगुलेटर है ना SRO, यहाँ अकेला रेगुलेटर सेबी है। और डी दूसरा ट्रैप है, AMFI फंड हाउसेस का क्लब है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का नहीं। और अब एक रिवीजन स्प्रिंट, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। पूरा चैप्टर 3 सिर्फ 10 लाइनों में। एक, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत। दो, बेनिफिशियरी सिर्फ यूनिट होल्डर्स होते हैं और कोई नहीं। तीन, स्पॉन्सर का टेस्ट 555 और 10 करोड़ रुपए का एवरेज प्रॉफिट। चार, ट्रस्टीज 2/3 इंडिपेंडेंट और सेबी का अप्रूवल पहले। पांच, AMC 50 करोड़ रुपए नेट वर्थ और 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। छह, AMC को हटाना है तो मेजॉरिटी ट्रस्टीज या 75% यूनिट होल्डर्स। सात, AMC का कंट्रोल बदले तो 30 दिन का एग्जिट बिना एग्जिट लोड। आठ, कस्टोडियन को ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं और यही कॉर्पोरेट एक्शंस ट्रैक करता है। 9, RTA को AMC अपॉइंट करती है और वो ऑप्शनल है, वैल्यूएशन के लिए क्रिसिल और इकरा। और 10, AMFI ARN देती है पर ना रेगुलेटर है ना SRO। और इसके साथ चैप्टर 3 कंप्लीट। एग्जाम से पहले एक काम जरूर कीजिए, इस पूरी रिले को याद से दोबारा बनाइए। स्पॉन्सर, फिर ट्रस्टीज, फिर AMC और फिर कस्टोडियन, और फिर खुद से पूछिए कौन किसको अपॉइंट करता है। यकीन मानिए, यही एक टेबल इस चैप्टर के ज्यादातर सवाल कवर कर देती है। अगला पड़ाव है चैप्टर 4। और हाँ, NISM रेडी पर हर हफ्ते एक नया चैप्टर आता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।